गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ा और भारत में संसाधन नियोजन है उसको हमने कल पढ़ा। आज उसी क्रम में हम भू संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भू संसाधन, भू यानी भूमि, तो भूमि भी एक क्या है, संसाधन है। और जो भूमि का उपयोग हमारे यहाँ पर होता है उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। भूमि के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। भूमि पर हम रहते हैं और विभिन्न क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं यहाँ पर हम संपादित करते हैं। विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि का कई रूपों में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति की तरफ से दी हुई एक भेंट है, उपहार है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। इस भूमि पर विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति का उगना, वन्य जीवन यानी वनों में जो जीवन विकसित होता है वो भी इस भूमि पर होता है, मानव जीवन, और विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं हम लोग, परिवहन है, संचार व्यवस्थाएं हैं, वो सब इस भूमि पर होती है। इस भूमि पर ये सब क्रियाएं आयोजित होती हैं। तो ये भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो ये भूमि है उसका उपयोग हमको तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, भारत भूमि है उस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हमको देखने को मिलती है। जैसे भारत में पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी इलाके हैं और विभिन्न द्वीप भी भारत में मिलते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। भारत का लगभग 43% भाग क्या है, मैदानी है, जहाँ पर एक तो कृषि कार्य होता है और कृषि कार्य के अलावा उद्योगों में भी वो क्षेत्र काम में आता है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं और जो कुल भूमि है उसके लगभग 30% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और इन पर्वतों से क्या है, नदियाँ निकलती हैं, कई बारहमासी नदियाँ भी इनसे निकलती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और ये जो पर्वत है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों का भी विकास हुआ है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो वन हैं, ये जो जंगल हैं, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, अर्थात हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए एक अनुकूल माहौल बनता है। पर्यावरण को इन वनों से, इन जंगलों से, इन पहाड़ों से क्या मिलता है, काफ़ी शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वन प्रदान करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है और लगभग 27% भाग पर पठार है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। ये पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ खनिज और जीवाश्म ईंधन यानी डीजल, पेट्रोल हमको प्राप्त होते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें बहुत सारी हमारे को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर नीचे एक चित्र 1.3 दिया है, ये आपके सामने है। मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 43% है यहाँ पर क्या है, ये मैदानी इलाका है और यहाँ पर एक तो कृषि कार्य होता है और एक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा आपके यहाँ पर दिया है, ये 30% इलाका
ये देखिए यहाँ पर पर्वत है, ये 30% एरिया है, ये पर्वतों को दर्शाता है, वनों को दर्शाता है। और ये जो 27% एरिया है यहाँ पर पठार हैं, और पठारों से हमको क्या प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार इन पठारों में मिलते हैं। तो ये मुख्य भू आकृतियों को यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया है। इसके बाद में भारत में जो ये भूमि है उसके भू उपयोग को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी और विस्तार से भी समझाया गया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले भू उपयोग को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके डायग्राम को देखेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपके समझ में आ सके। भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत देश में होता है। भूमि का उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हमारी ये जो भूमि है उसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए हमारे यहाँ पर आता है। सबसे पहले है वन। कुल भूमि है उसके काफ़ी क्षेत्र पर वन होते हैं, और वन जरूरी हैं क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वन अति आवश्यक हैं। दूसरा है कृषि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए कुछ ऐसी भूमि होती है जो अनुपलब्ध होती है, अर्थात वहाँ पर कृषि संभव नहीं है क्योंकि वो क्षेत्र बंजर या अन्य किन्हीं कारणों से हमारी उसमें काम में नहीं आ सकता, कृषि में कार्य में नहीं आ सकता। जैसे कौन कौन से कारण हैं बताए हैं। नंबर 1, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि होगी तो वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में यूज में आती है तो वहाँ कृषि किस प्रकार से होगी, नहीं हो सकती। जैसे किसी क्षेत्र में इमारतें हैं, सड़क हैं, उद्योग हैं, तो वो भूमि फिर कृषि कार्य में उपयोग में नहीं आ सकती। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति का मतलब होता है जो खाली छोड़ी गई भूमि है जहाँ पर खेती कार्य 1 साल या कुछ सालों के लिए नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो कृषि प्रति का मतलब तो आप समझ गए, खाली छोड़ी गई भूमि जहाँ कृषि नहीं हो रही है। उसके अलावा भी अन्य कृषि योग्य भूमि जहाँ पर खेती नहीं होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं बता देते हैं आपको। स्थायी चरागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पर चरागाह है, गाय चराने के लिए या जानवरों को चराने के लिए छोड़ा गया स्थान, वहाँ पर खेती नहीं होती है। नंबर 2, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जहाँ पर वन एरिया है, उपवन है, कोई बगीचे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती है। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, यहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में अर्थात कृषि में ये ज़मीन शामिल नहीं होती। तीसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं हो रही है। कृषि योग्यता है लेकिन वहाँ पर वर्तमान में बंजर भूमि होने के कारण वहाँ पर खेती नहीं होती है। तो ये थी ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि नहीं हो रही। अब है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि की बात अभी हमने की थी, जिसको यहाँ लोकल भाषा में पड़त भूमि भी कहते हैं। प्रतिभूमि यानी वो भूमि जहाँ पर कुछ समय से खेती नहीं हो रही है, खेती नहीं की जा रही। वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है, अर्थात 1 साल से उस क्षेत्र में खेती नहीं हो रही है। दूसरा, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो, यानी 4-5 फसलों से जहाँ पर खेती नहीं की जा रही है, वो प्रतिभूमि हो गई। अब 5वां है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसे निवल बोलते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, या निवल भी उसको बोलते हैं, जहाँ पर 1 साल में 1 से अधिक फसलों को
बोया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, तो वो शुद्ध या सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो ये भू उपयोग को हमारे यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग हमारे यहाँ पर होता है। अब आपके यहाँ पर जो डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर एक वृत्त चित्र के माध्यम से यहाँ पर भूमि को बताया गया है कि प्रतिवेदित क्षेत्र 100% के आधार पर यहाँ पर एक आंकड़े आपके दिए हैं, ये देखिए 1960-61 के हैं कि वन एरिया कितनी भूमि पर है, बंजर भूमि कितनी है, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत कितनी भूमि है, तथा स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि कितनी है, और विविध वृक्षों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत बगीचों के लिए कितनी भूमि दी गई है। तो यहाँ पर ये 1960 के आंकड़े हैं जो अलग अलग कलर्स में आपको स्पष्ट रूप से बताए हैं कि कौन कौन सी भूमि पर कितना वन है, कौन सी बंजर है, कौन सी कृषि योग्य है, कौन सी कृषि अयोग्य है, कितने क्षेत्र पर उपवन है, कितने क्षेत्र पर चारागाह है, ये यहाँ पर बताया गया। अब इसके बाद में ये एक अन्य वृत्त चित्र, ये देखिए दूसरे वाला 1960-61 के बाद में यहाँ पर दिया है 2014-15 के आंकड़े। ये देखिए इसमें बताया गया है कि कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी भूमि सही है लेकिन बंजर होने के कारण वहाँ पर उपयोग में अभी नहीं आ रही है, तो ये यहाँ पर बताया है 5.5 प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति यहाँ पर 3.6 वर्तमान प्रति, जो वर्तमान में खाली छोड़ी गई है 5.5, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये ग्रीन कलर में आपके यहाँ पर बताया है, जहाँ पर निवल अर्थात कुल जो भूमि जहाँ पर कृषि कार्य होता है। तो ऐसे करके ये 2014-15 के नए आंकड़े यहाँ पर आपको दर्शाए हैं। इस प्रकार से भारत में ये जो भू उपयोग है उसको वृत्त चित्र के माध्यम से, और कुल भूमि में कितना प्रतिशत वनों का है, कितना भूमि कृषि का है और कितना पठारी क्षेत्र का है, उसको भी दर्शाया है। इस प्रकार से ये आज की क्लास आपकी यहाँ पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भारत में भू उपयोग का जो प्रारूप है उसको विस्तार से समझेंगे। आपका नया टॉपिक शुरू होगा। आज की क्लास आपकी पूरी होती है। जय हिंद।